नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपकी खबर आपका फायदा में। मैं हूं स्वाति रायना। आरबीआई ने एक बार फिर रेपो रेट को स्थिर रखा है, तो वहीं एक बड़ा फैसला लेते हुए कैश रिजर्व रेशो यानी सीआरआर में आधा % की कटौती की, जिसे 4.5% से घटाकर 4% कर दिया गया है। अब इस फैसले के बाद महंगाई में कमी और जीडीपी में तेजी की उम्मीद जताई जा रही है। आज हम आरबीआई की पॉलिसी का करेंगे पूरा विश्लेषण, जानेंगे आरबीआई की ये पॉलिसी महंगाई कम करने और ग्रोथ को बढ़ाने में कितनी असरदार साबित होगी। लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने भले ही ब्याज दरों में कटौती नहीं की है, लेकिन उन्होंने इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए बड़ा फैसला किया है। इससे एक झटके में बैंकिंग सिस्टम में 1 लाख करोड़ से ज्यादा की लिक्विडिटी आ जाएगी। शक्तिकांता दास ने सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो को 4.5% से घटाकर 4 कर दिया है। इससे सिस्टम में 1,16,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त कैश आ जाएगा। आरबीआई 2 चरणों में सीआरआर में कुल आधा % कटौती करेगा। पहले चरण में 14 दिसंबर को सीआरआर 4.5% से घटाकर 4.25% किया जाएगा। दूसरे चरण में 28 दिसंबर को सीआरआर 4.25% से घटाकर 4% किया जाएगा। सीआरआर में कटौती से बैंकों की लिक्विडिटी की स्थिति मजबूत होगी और वो ज्यादा लोन देने की स्थिति में आ जाएंगे। It has now been decided to reduce the cash reserve ratio, that is to reduce the CRR of all banks to 4%. सीआरआर में कटौती से साफ है कि आरबीआई इकोनॉमी में लिक्विडिटी बढ़ाकर ग्रोथ को बूस्ट देना चाहता है, लेकिन आरबीआई के लिए महंगाई अब भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। मौजूदा वित्त वर्ष यानी 2024-25 के लिए आरबीआई ने रिटेल महंगाई का अनुमान 4.5% से बढ़ाकर 4.8% किया है। आरबीआई गवर्नर के मुताबिक जनवरी से मार्च के बीच महंगाई कम हो सकती है, यानी अगली पॉलिसी में ब्याज दरें घटाने का सिलसिला शुरू होने की उम्मीद की जा सकती है। CPI inflation for the current financial year, that is 24-25, is projected at 4.8%. Going into the next year, next financial year, CPI inflation for the first quarter of 25-26 is projected at 4.6% and Q2 at 4%. दरअसल जीडीपी में सुस्ती ने आरबीआई के लिए चिंता बढ़ा दी है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने बताया कि वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट 6.8% रह सकती है। दास ने जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को मौजूदा वित्त वर्ष के लिए 7.2% से घटाकर 6.6% कर दिया है। इसी तरह चौथी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ अनुमान को 7.4% से घटाकर 7.2% किया गया। FY25 की ही तरह FY26 के लिए भी दास ने ग्रोथ रेट के अनुमान को घटाया है। FY26 की पहली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को 7.3% से घटाकर 6.9% किया गया है। शक्तिकांता दास ने कहा कि महंगाई का जीडीपी ग्रोथ पर बुरा असर होता है, इसलिए आरबीआई ग्रोथ और महंगाई में तालमेल बनाकर चलेगा। Real GDP growth for 2024-25, that is the current year, is now projected at 6.6%, with Q3 at 6.8% and Q4 at 7.2%. Real GDP growth for the first quarter of 25-26 is projected at 6.9%. कुल मिलाकर कहे तो आरबीआई ने भले ही रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन सीआरआर में आधा % की कटौती कर ग्रोथ को बूस्टर डोज दिया है। अगर आरबीआई के अनुमान के मुताबिक जनवरी के बाद महंगाई कम होती है, तो फरवरी में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आरबीआई के इन फैसलों का क्या रह सकता है आप पर असर, क्या रहेगा आपके लिए फायदा, इसी पर करने वाले हैं अब खास चर्चा। 3 बेहद ही खास एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं जो बहुत आसान भाषा में इस पॉलिसी को आपके लिए करेंगे डिकोड और आपके मतलब की बात बताएंगे। हमारे साथ हैं अजय बग्गा सर, चेयरमैन एलिमेंट्स प्लेटफॉर्म, आशुतोष खजूरिया जी हमारे साथ है, पूर्व ईडी हैं फेडरल बैंक से, और पंकज मटपाल, एमडी ऑप्टिमा मनी। तीनों ही एक्सपर्ट्स का बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले अजय सर, आरबीआई पॉलिसी आई, कटौती तो रेट कट में नहीं हुई, पर हाँ सीआरआर को जरूर कम कर दिया गया, वो भी आधा %। क्या खासियत लगी सर इस पॉलिसी की आपको? अब स्वाति जी देखें तो खासियत यही थी कि बैलेंस्ड और संतुलित पॉलिसी थी। हमें उम्मीद नहीं थी कि रेट कट होगा, बट एक होप था
कि शायद रेट कट कर दे, जरूरत लग रही है। जिस तरह से इकोनॉमी में थोड़ी मंदी आई, तो उसके चलते अच्छा टाइम था रेट कट शुरू करने का, बनिस्बत इसके कि इमरजेंसी में आप 50 बेसिस पॉइंट रेट कट लेके आए फरवरी या अप्रैल में, अभी अच्छा टाइम था। बट किन्हीं कारणों से आज तो रेट कट नहीं हुआ। कमेंट्री से क्या दिखा कि ये वन ऑफ देख रहे हैं, जो 5.4 का आंकड़ा आया पिछली तिमाही का, उसको सोच रहे हैं कि वन ऑफ है और यहाँ से इकोनॉमी और तेज बढ़नी चाहिए और इन्फ्लेशन काबू में आनी चाहिए। तो ओवरऑल पॉजिटिव पॉलिसी थी बाजारों के लिए। पहले थोड़ी निराशा देखी हमने, मार्केट थोड़े गिरे जब उन्होंने ऐलान किया कि रेट कट नहीं है, बट उसके बाद हमने तेजी से फिर बाइंग आती देखी। और अच्छी बात यह है कि इस हफ्ते एफआईज की खरीदारी फिर चालू हुई है। लगभग 13,000 करोड़ पहले 4 दिनों में एफआईज ने खरीदे भारतीय मार्केट में। तो ओवरऑल कहूँगा कि ऑन बैलेंस अच्छी पॉलिसी थी, बट मायूसी यही थी कि रेट कट शुरू किया जा सकता था, वो किया नहीं गया। तो बग्गा सर की उम्मीद थी कि रेट कट की शुरुआत तो कर देते, एक नया साल का तोहफा तो शायद मिल ही जाता। चलिए ये भी जानेंगे कि आगे इसके आसार कब तक नजर आ रहे हैं, क्योंकि मेजर्स तो ले लिए गए हैं। लेकिन आशुतोष सर, आज का तो हाईलाइट सीआरआर ही रहा सर, कैश रिजर्व रेशो, अब जिससे अब 1 लाख लगभग 16,000 करोड़ रुपए का जो इन्फ्यूजन सिस्टम में होगा, बैंकिंग सिस्टम में, सर क्या फायदा होने जा रहा है बैंकिंग सिस्टम को इससे? मुझे याद आती है भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व चेयरमैन, जिन्होंने कभी उनसे प्रश्न पूछा गया था कि आपकी सबसे ज्यादा बड़ा आपका एनपीए क्या है, तो उन्होंने उसको एक दूसरे तरह से बताया था कि सीआरआर का जो पैसा जो हमारा रिजर्व बैंक के पास पड़ा रहता है, उसमें हमें कोई आय नहीं होती, हमें कुछ नहीं मिलता उसमें, तो वही मेरा सबसे बड़ा मतलब गैर निष्पादन करने वाली आस्तियों में। तो ओके आशुतोष सर, आपकी बात शायद अधूरी रह गई क्योंकि यहाँ पर आपकी वॉइस थोड़ी कट गई थी। लेकिन मैं अजय सर इसी बात पर आपसे आगे बात बढ़ाना चाहती हूँ कि डेफिनेटली यहाँ पर उम्मीद तो नहीं लग रही थी कि हाँ रेट कट होगा। ओके सर, अजय सर मैं आपसे फिर से आती हूँ। आशुतोष जी क्योंकि बात पूरी कर रहे थे, उनसे बात पूरी कर लेते। जी आशुतोष सर, आप कुछ बता रहे थे बैंकिंग सिस्टम के लिए फायदे को लेकर। बिल्कुल, जो 1,16,000 करोड़ जो सिस्टम के अंदर, अगर आप इसको 6% से भी अगर आप इसका रिटर्न देखें तो लगभग 6,000 करोड़ निश्चित रूप से बैंकिंग सिस्टम के पास आ रहे हैं, क्योंकि सीआरआर के ऊपर कोई भी आय बैंकों को नहीं होती है। तो अगर आधा % भी, 50 बेसिस भी अगर वो काटते हैं तो ये इतनी राशि 1,16,000 करोड़ सिस्टम की रीडिप्लॉयबल होगी, जिससे वो ऋण के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो करीब 6 से 8,000 करोड़ के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन आपकी क्या यील्ड आती है, 6 से 8,000 करोड़ के बीच में जो है बैंकिंग सिस्टम को फायदा है। लेकिन यहाँ ये समझने वाली बात है कि पिछले दिनों में डॉलर रूपी के जो एक्सचेंज रेट जो है, विनिमय दर, उसकी वोलेटिलिटी को कम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्केट में काफी इंटरवेंशन किया और उसमें उन्होंने जो डॉलर सेल की है उसमें सिस्टम से उन्होंने रूपी एब्जॉर्ब की। जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डॉलर बेचता है तो सिस्टम से रुपीज ले लेता है, इंडियन रुपी जो है वो उनकी जो है वो विड्रॉल हो जाता है सिस्टम से। अगर आप देखें 1,16,000 करोड़ को, तो ये लगभग 13 से 14 बिलियन डॉलर के करीब के इंटरवेंशन के बराबर है। तो मुझे लगता है कि शायद और सीआरआर कटौती की आवश्यकता होगी, क्योंकि रुपी को, भारतीय रुपए को स्थिर रखने के लिए समय समय पर, क्योंकि जैसे अगर डॉलर ट्रम्प साहब के कार्यभार लेने के बाद अगर और सुदृढ़ होता है और सडनली इमर्जिंग मार्केट की इकोनॉमीज में वोलेटिलिटी लाता है, तो मुझे लगता है भारतीय रिजर्व बैंक अपने इस पर्टिकुलर एक्शन को कंटिन्यू करेगा, इसको लागू रखेगा, और इसलिए उनको शायद और ज्यादा डॉलर बेचने की आवश्यकता पड़ सकती है। देखते हैं कैसे डॉलर परफॉर्म करता है बाकी करेंसीज के अगेंस्ट में, और इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज की जो करेंसीज हैं, भारत इंडोनेशिया जैसे देशों की जो मुद्रा है उसके की तुलना में कैसा परफॉर्म करता है। तो और दूसरा उन्होंने कुछ कारण बताए कि ये तरलता लाने की आवश्यकता क्यों थी, क्योंकि 15 दिसंबर को 30% एडवांस टैक्स की किश्त आती है, उससे भी सिस्टम की लिक्विडिटी विड्रॉ होगी। इसके अलावा 21 तारीख के आसपास जो है आपको जीएसटी के पेमेंट, ये सब उन्होंने, गवर्नर साहब ने कारण बताया कि क्यों आवश्यकता है ये तरलता फूंकने की,
सिस्टम के अंदर ये तरलता डालने की। तो एक बहुत अच्छा स्टेप है, बैंकों को भी उससे फायदा होगा, क्योंकि ये मनी ये जो फंड्स रिलीज होंगे उसको वो दोबारा अपने क्रेडिट ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। बिल्कुल, क्रेडिट ग्रोथ ही एक इंपॉर्टेंट हाईलाइट है आज की इस पूरी पॉलिसी का, जिस पर फोकस रहा है गवर्नर साहब का। डेफिनेटली इकोनॉमी को बूस्ट देने का पूरा फोकस उनका आगे है, न्यूट्रल स्टांस को बरकरार रखते हुए। मार्च 2020 के बाद ये सीआरआर में कटौती की गई है, तो 4.5 साल का वक्त लग गया और आशुतोष जी कह रहे हैं गुंजाइश अभी बाकी है। पर पंकज जी, आम लोगों को क्या मिला? कटौती तो नहीं हुई, लेकिन हाँ, कम से कम ईएमआई बढ़ेगी तो नहीं। तो जो एक आम आदमी अभी देख रहा है, जिसकी पॉकेट वो टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मिला, क्या खोया या क्या पाया, उनके लिए कैसा इम्पैक्ट? ये सही कहा आपने, कुछ खराब नहीं हुआ तो इसका मतलब अच्छा ही है। उम्मीद तो हम यही कर रहे थे कि अगर थोड़ा सा कटौती होगी रेट्स में तो इसका सीधा फायदा मिलेगा बोरोवर्स को, लेकिन उसकी उम्मीद तो फिलहाल मतलब अब तो खैर हुआ नहीं, जो कि अब नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी में देखा जाएगा। लेकिन क्योंकि अभी जो सीआरआर में कटौती हुई है उसका डायरेक्ट इफेक्ट तो आपके हम बात करें कि बॉन्ड्स पर या फिर डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स पर नहीं दिखाई देगा, या फिर हम ये भी कहें लोन पर, तो वहां पर भी कुछ ऐसा फायदा नहीं है। बट यस, अगर बात की जाए कुछ बैंकिंग स्टॉक्स वगैरह की, तो उस तरह से आप इसका फायदा देख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट की बात करें, बाकी जैसा आपने कहा कि लोन की ईएमआई हो या फिर कुछ डेट ओरिएंटेड फंड्स में इन्वेस्टमेंट की बात हो, वहां पर इस वक्त पर इसका कुछ ज्यादा फर्क नहीं दिखाई देगा। बिल्कुल, पर वो इंतजार कब खत्म होगा जब आरबीआई की तरफ से इस बात का ऐलान किया जाएगा कि अब हम तैयार हैं रेट कटौती के लिए। वैसा जो पूरा इकोसिस्टम है वो कब तक तैयार हो सकता है? अभी जो जितनी भी तैयारियां, जितने भी मेजर्स लिए जा रहे हैं, उसके बाद कितने समय तक हम इसका इम्पैक्ट देख पाएंगे? इस पर लेंगे हम तमाम एक्सपर्ट्स की राय एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। तो सीआरआर में तो कटौती हुई, पर रेपो रेट की कटौती का सिलसिला कब शुरू होगा? अजय सर, अब लग रहा है कि शक्तिकांत दास जी ने अपने सक्सेसर पर ही छोड़ दिया है कि वो ही कुछ फैसला ले, नए सिरे से कुछ प्लानिंग होगी। सर, कब से एक्सपेक्ट करें रेट कटौती? देखिए स्वाति जी, प्रॉब्लम क्या है कि एक तो मॉडल आपका नहीं चल रहा है। आप अक्टूबर की पॉलिसी में कहते हैं 7.2 इस साल जीडीपी ग्रोथ होगी, और आज 5 हफ्ते बाद आप कहते हैं 6.6। तो मॉडल आपके फोरकास्टिंग नहीं चल रहे। दूसरी बात है, रेट का जब भी आप बढ़ाते हैं या कटौती करते हैं, उसका लैग इफेक्ट होता है। उसको 9 से 12 महीने लग जाते हैं इकोनॉमी में इम्पैक्ट आने में, और फिर पूरी तरह इम्पैक्ट आने में कई बार 2 वर्ष भी लग जाते हैं। इसलिए मैंने कहा कि आज एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी था। अब लगभग तय है कि फरवरी में काटेंगे रेट, और 100 बेसिस पॉइंट का रेट कट अगले 1 साल में आ जाएगा। अगले दिसंबर तक हम 5.5% रिपो रेट पे होंगे। बट ये ना हो जाए कि एंट्रेंच्ड हो जाए, ये जो स्लो डाउन आ रहा है वो और गंभीर ना हो जाए। और पूरी हमें आशंका है कि 6.6 का भी जो आंकड़ा है इस वित्त वर्ष के लिए, स्वाति जी, वो शायद 6 की तरफ ही रहेगा, इतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा। नवंबर के नंबर इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं, जो लीडिंग इंडिकेटर्स हम ट्रैक करते हैं। अक्टूबर में जरूर फेस्टिव सीजन के चलते थोड़ी अच्छी उसमें बढ़ोतरी थी, बट नवंबर फिर से थोड़ा सा धीमा हो गया है। तो 5.5-6% ग्रोथ दिख रही है। उससे ज्यादा करने के लिए कोई काउंटर सिक्लिकल मेजर्स चाहिए, या फिस्कल हो या मॉनेटरी हो। वो दोनों आज हमें, मॉनेटरी तो नहीं दिखा, फिस्कल तो बजट में ही देखना पड़ेगा क्या लेके आते हैं। बिल्कुल। आशुतोष सर, आपका क्या व्यू बन पा रहा है? कब तक रेट कट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या फरवरी में जब पॉलिसी आएगी, मोस्ट लाइकली एक नए गवर्नर हमारे सामने होंगे, तो वहां से एक पॉलिसी स्टांस में हम कुछ बदलाव होता हुआ देखेंगे? क्योंकि महंगाई कम हो, ये तो बड़ी चुनौती है ही। हालांकि शक्तिकांत दास साहब ने जरूर बोला कि जनवरी से मार्च हो सकता है कि यहाँ पर कुछ रिलीफ मिले, पर हाँ, जीडीपी की ग्रोथ घटाना भी एक चिंता की बात सामने आ रही है। स्वाति जी, बग्गा साहब ने ठीक फरमाया।
ये एक अवसर था जो अगर मंदी की तरफ जा रही है अर्थव्यवस्था तो उसको रिचार्ज करने के लिए अगर रेट कट होता तो। लेकिन एक चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि जो संसद द्वारा दिया गया मैंडेट है रिजर्व बैंक को, वो क्रिस्टलाइज हो जाता है नंबर्स में जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं, मुद्रास्फीति की बात करते हैं। 4% का लक्ष्य, जिसमें धन ऋण 2% आप ऊपर नीचे बैंड रख सकते हैं, 2 से 6%। और जब आपकी पिछली रीडिंग 6 के ऊपर आ रही है, चाहे वो फूड इन्फ्लेशन की वजह से हो, वेजिटेबल्स के सब्जियों के भाव एकदम से बढ़ जाने की वजह से हो, लेकिन जो मैंडेट है उस मैंडेट के ऊपर है। एक चीज ये ध्यान रखें, जबकि ग्रोथ के लिए ऐसा कोई नंबर तय नहीं किया गया जो रिजर्व बैंक को कहा जाए कि साहब आपको इतनी ग्रोथ जो है वो चाहिए ही चाहिए। तो विकास दर और मुद्रास्फीति के बीच में जो संतुलन स्थापित करना है, उसमें मुद्रास्फीति का अंक जो है वो तो बिल्कुल साफ है, लेकिन विकास दर का ऐसा कोई अंक सामने नहीं है। तो मुझे लगता है दोनों के बीच में से अगर कोई एक चीज चुननी हो तो निश्चित रूप से रिजर्व बैंक जो है वो मुद्रास्फीति की तरफ ज्यादा ध्यान केंद्रित करेगा। और शायद यही एक कारण रहा होगा कि उन्होंने इस बार इसको सीआरआर कट के माध्यम से थोड़ा सा डॉविश दिखाया, लेकिन उन्होंने रेट की तरफ जो रेपो रेट है, जो पॉलिसी रेट है, उसको नहीं छेड़ा। तो मुझे तो यही समझ में आता है। और जो रही बात इसकी कि अब फरवरी में क्या आएगा, तो 50 बेसिस पॉइंट्स का कट भी अगर उस समय आवश्यक हुआ और किया जाता है तो मुझे नहीं लगता कि रिजर्व बैंक कर्व से कोई ज्यादा पीछे रह जाएगा। अगर 25 अभी और 25 फरवरी में करते तो वो भी एक संभावना थी, लेकिन पिछली जो दो रीडिंग्स आई हैं उसमें एक रीडिंग तो 6 के ऊपर चली गई, इसलिए शायद उनको ये समीचीन नहीं लगा होगा कि अभी हम कट की बात करें। बिल्कुल बिल्कुल सर। और पंकज सर, क्या अब जो एक बोरोवर है या जो एक होम लोन ग्राहक है या जो लोन लेने भी वाले हैं, उनको कुछ प्लानिंग अलग से करनी चाहिए, बैंक से नेगोशिएट करें ऐसे मौके पर? क्या कुछ उनको ऑफर दे रहे हैं वो? वैसे भी न्यू ईयर के टाइम पे तो हम देखते हैं अच्छे ऑफर मिलते भी हैं। आगे की प्लानिंग एक जो इन्वेस्टर है उसके लिए कैसी रहनी चाहिए ऐसे टाइम पे? अब अगर हम बात करें बोरोइंग की, तो जैसा अभी अजय सर ने कहा और मैं पूरे सहमत हूँ कि यहाँ पे गुंजाइश है और हमें उम्मीद है कि फेब में रेट कट शुरू होंगे और 100 बेसिस पॉइंट का रेट कट हो सकता है एक साल के अंदर। तो यदि आप लोन लेते हैं तो अक्सर अगर स्पेशली बात की जाए होम लोन की, तो ये एक फ्लोटिंग रेट लोन होता है। तो यहाँ पर यदि इस वक्त पर क्या रेट चल रहा है वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि जब रेट कट होगा तो उसके बाद जब बैंक से पास ऑन करेंगे उनके कस्टमर्स को, तो आपकी भी यदि आपने अभी लोन लिया है और जो भी आपकी रीसेट साइकिल होगी उस वक्त पर आपको इसका फायदा मिल जाएगा। तो क्योंकि आप लंबी अवधि की बात करते हैं, लोन लेते हैं, तो हो सकता है ये ईएमआई ज्यादा हो, आपकी इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो, लेकिन आने वाले समय में जब रेट कट होगा तब आपको इसका फायदा मिलेगा। तो आपको बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। यदि आप घर लेना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं तो ले लें और जो भी रेट है उस पर लेंगे। लेकिन यदि बात हो रही है कि आप फिक्स रेट वाला लोन लेना चाह रहे हैं तो उस केस में थोड़ा इंतजार करना चाहिए। स्पेशली पर्सनल लोन यदि इंतजार किया जा सकता है, फिर अगेन पर्सनल लोन की बात है और जरूरत है और आप इंतजार नहीं कर सकते तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन यदि आप कर सकते हैं तो थोड़ा वेट कीजिए कार लोन के लिए, पर्सनल लोन के लिए, जहां पर रेट्स फ्लोटिंग रेट नहीं है, फिक्स रेट है। क्योंकि जब रेट कट होगा और उसके बाद आप लोन लेंगे तो आपको कम रेट पर लोन मिल पाएगा। जहां तक बात है इन्वेस्टमेंट की, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर हम हमेशा बात करते हैं कि एसेट एलोकेशन करना है, आपको थोड़ा डेट में इन्वेस्टमेंट रखना चाहिए। तो इस वक्त पर शॉर्ट टर्म डेट फंड जो है वो मेरे हिसाब से सही चॉइस रहेगी। शॉर्ट टर्म डेट फंड ले और बाद में जब रेट कट होता है तब आप देखिए कि आपको लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स, गिल्ड फंड वगैरह को ऐड करना है, तब आप एलोकेशन बढ़ा सकते हैं। इस वक्त के लिए शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स मेरे हिसाब से सही चॉइस रहेगी। ओके, तो यहाँ पर अपना जो पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो प्लानिंग भी रहना बेहद ज़रूरी है। बग्गा सर, कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स अब आपकी तरफ से? क्या फोकस अब रह सकता है? डेफिनेटली थोड़ा सा तो स्टांस में बदलाव किया है अभी अपनी कमेंट्री में गवर्नर ने, पर आगे के जो नेक्स्ट क्वार्टर है वो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग रह सकता है। तो अब नेक्स्ट जो फिस्कल है वहाँ पर इंपॉर्टेंट चैलेंजेस क्या रह सकते हैं? देखिए, एक तो ट्रम्प प्रेसिडेंसी है, किस तरह के पॉलिसीज आते हैं वहाँ से वो भी रहेगा, और डॉलर रुपी पे क्या इम्पैक्ट आता है, जो आशुतोष सर ने भी कहा
कि उनको रुपया भी का भी बचाव करना है कि डिसऑर्डरली वे में डिप्रिशिएट ना करे। चीन क्या करता है, चीन का स्टिमुलस क्या आता है, और 2018 में जिस तरह से उसने अपनी करेंसी बहुत तेजी से गिराई थी, अगर चीन अपनी करेंसी को गिरने देता है तो हमें भी रुपए को नीचे लाना पड़ेगा एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस के लिए। उसका फिर अलग ही इम्पैक्ट आ जाता है, इन्फ्लेशन के तौर पे इंपोर्टेड इन्फ्लेशन आ जाती है। तो ये सब चीजें हैं, साथ में बजट है। अभी तो स्वाति जी लग रहा है कि क्रिसमस आ रहा है, जल्दी आ रहा है, क्योंकि एफआईज लौटे हैं भारतीय मार्केट में, तो जल्दी आया है क्रिसमस। और एफआईज अगर बरकरार रखते हैं अपना निवेश तो अच्छा साल ही चढ़ेगा नया, और प्री बजट रैली आते हमें बिल्कुल दिख रही है। आरबीआई की मॉनेटरी सोच जो है कंजर्वेटिव रही है, बट विश्व का सबसे अच्छा सेंट्रल बैंक कई बारी चुना गया है, तो दूर की सोच रखते हैं। फरवरी में जरूर कुछ ना कुछ लाएंगे। अब सरकार पे निर्भर है, एक तो खर्चा करें, जो मार्च से जुलाई के बीच में जो खर्चा टल गया हमारा, उसी की ये प्रॉब्लम है, जो डिमांड नहीं आ रही और इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। अब सरकार को जरूरी है कि खर्चा करे। टैक्स तो, रेवेन्यू तो, आमदनी तो आ गई उनकी बहुत, अब खर्चा करने का टाइम है। और बजट में क्या लेके आते हैं प्रो इंडस्ट्री, क्योंकि चाइना प्लस वन बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, तो वहां पे सरकार बजट में फिस्कल इंपल्सेस क्या लाते हैं वो बहुत अहम रहेगा। मॉनेटरी तो आरबीआई रेट काटेंगे ही, फरवरी में करें या अप्रैल में वो तो तय है, बट वो अब सीमित है उनका दायरा। एकोमोडेटिव पॉलिसी तो आ गई है, चाहे अभी न्यूट्रल पे बैठे हैं, बट ये जो सीआरआर कट किया है वो दर्शा रहा है कि एकोमोडेटिव हो रहे हैं। अब सरकार पे आता है, फिस्कल पे ज्यादा हैवी लिफ्टिंग अब उनको करनी पड़ेगी स्वाति जी। बिल्कुल, तो काफी काम कर लिया है, लेकिन काफी अभी बाकी भी है। बहुत धन्यवाद करेंगे अजय सर आपका, आशुतोष सर आपका भी और पंकज सर आपका भी, तीनों का डिकोड करने के लिए, बारीकियां समझाने के लिए, और सबके लिए क्या कुछ निकला है इस बार की आरबीआई पॉलिसी से ये बताने के लिए। धन्यवाद आप सभी का। एक ब्रेक का भी वक्त हो गया है, देखते रहिए जी बिजनेस।